नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, महिलाओं की एक पत्रिका वाम बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे। महिलाओं का जो एक पत्रिका था, वाम बोधनी पत्रिका था, जो कि इसके संपादक कौन थे। तो संपादक जो थे वो उमेश चंद्र दत्ता थे। कौन थे? उमेश चंद्र दत्ता थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। जबकि तत्वबोधिनी का जो पत्रिका का संपादक था वो देवेंद्र नाथ टैगोर था। ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति में भगवान शिव को और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया है। कालिदास की किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया है। तो कुमार संभवम में बनाया गया है। किसमें बनाया गया है? कुमार संभव में बनाया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुमार संभव। ऑप्शन सी हो जाएगा। कालिदास का जो पुस्तक है मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये भी ध्यान में रखिएगा। वैष्णव संप्रदाय में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतरणों को माना गया है। देव का जो अवतार माना गया है, कितने अवतरणों को माना गया है। तो 10 अवतार को माना गया है। वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतरणों को माना गया है। तो 10 अवतरणों को माना गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात 10 अवतार जो है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो मिस्र को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली। देखिए माजुली होगा, यह मंजूरी लिख दिया है। माजुली क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पर है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। तो सर्वाधिक रूप से जो है मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है, अदृश्य बेरोजगारी पाया जाता है। ये 2 प्रकार का बेरोजगारी है। ये मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, ये दोनों बेरोजगारी जो है भारत में सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया। नरेगा को जो है भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया। तो 25 अगस्त 2005 को पारित किया गया। कब किया गया? 25 अगस्त 2005 को पारित किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टमुदी झील कहाँ है। अष्टमुदी झील जो है कहाँ है। तो ये केरल में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होता है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा जो है एक ऐसा सभा है जिसका अध्यक्षता जो है उस सभा के व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन
कौन सा हार्मोन शरीर के क्या है, कौन सा हार्मोन शरीर के वृद्धि विशेषतया हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करती है? तो एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस जो हार्मोन है ये क्या करता है? शरीर की वृद्धि विशेषतया हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, एस हार्मोन। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में, क्या क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन है? सर्वाधिक बार जो वीटो का प्रयोग किया है वो रसिया किया है। कौन क्या है? रूस ने किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके कथन हम लोग देखेंगे और सभी कथन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला कथन है आंतरिक सुरक्षा एकेडमी माउंट आबू में स्थित है। कहाँ है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है माउंट आबू में स्थित है। ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर? दूसरा है 14वें संविधान संशोधन के तहत पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। 14वां संविधान संशोधन के तहत जो है पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर? भारत में तीसरा है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1957 में शुरू हुई थी। भारत में जो दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरू हुआ है वो 1957 में हुआ है। ये बिल्कुल सत्य है। तो उपयुक्त में से ये तीनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त, क्या है क्वेश्चन? भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बारे में चर्चा किया है। कहता है कि केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका था? तो केंद्रीय विधानसभा में जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम फेंके थे वो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को फेंका था। कब फेंका थे? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को फेंके थे। क्लियर हो गया? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीफाइट्स वे पौधे हैं, क्या है? एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है। तो यांत्रिक अवलंब के लिए है। किसके लिए है? यांत्रिक अवलंब के लिए है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यांत्रिक अवलंब। यहाँ यांत्रिक हो जाएगा, यांत्रिक। क्लियर? तो यांत्रिक अवलंब के लिए है, ध्यान में रखिएगा। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो कि अन्य पौधों पर निर्भर करता है। किस लिए निर्भर करता है? यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्मा नृत्य। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बिल्मा नृत्य जो किया जाता है वो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति है, बैगा होता है, बैगा जनजाति के द्वारा जो है बिल्मा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा सेल में कौन सा ऊर्जा पाई जाती है? सूखा सेल में कौन सा ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? सूखा सेल में रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है, जब पुष्कर की पहाड़ी क्या होता है? भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आता है? तो बाढ़ जो आती है वो बालोतरा में आती है। कहाँ आती है? बाढ़ बालोतरा में आती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ जो आती है वो बालोतरा में आती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर में, क्या है? ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ब्लीचिंग जो पाउडर है उसमें कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार, क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है?
तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, पहली बात तो राज्यसभा जो होता है एक अस्थाई सदन है, ये ध्यान में रखना है। पहली बात क्या ध्यान में रखना है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, यह कभी भी विघटन नहीं होता है। इसका प्रत्येक जो होता है, प्रत्येक क्या होता है, जो सदस्य होते हैं, इसका प्रत्येक जो सदस्य होते हैं ये 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक सदस्य इसके लिए होता है 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। लेकिन अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछ लिया है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल विघटन नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है ऑप्शन है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, ये भी गलत है। समाप्त होने का विषय नहीं है, बिल्कुल सत्य है। यह जो संस्था है, यह जो सभा है राज्यसभा, यह समाप्त होने का विषय ही नहीं है, यही सही हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जस्ट अभी हम बता रहे थे कि राज्यसभा का जो विघटन नहीं होता है। क्लियर? इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो भले ही 6 वर्ष का होता है। क्लियर? तो प्रत्येक 2 वर्ष पर जो होता है इसका 1/3 सदस्य जो होता है क्या होता है, रिटायरमेंट, अवकाश ग्रहण करते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथन में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला कथन है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो होता है वो कोशिका द्रव में संपन्न होती है, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण विषाणु है। हेपेटाइटिस बी जो होता है उसका मुख्य कारण क्या है, तो वायरस होता है। क्लियर? यह भी सत्य है। तीसरा है चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध एम पॉक्स से है। मंकी पॉक्स, एम पॉक्स, ये देखिए पोन लिख दिया है, पॉक्स कर लीजिएगा, एम पॉक्स। क्लियर? एम पॉक्स जो होता है, मंकी पॉक्स जिसको बोलते हैं, चर्चा में रहा है वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है, मंकी पॉक्स से है, ये भी सत्य है। तो उपयुक्त में से ये तीनों ऑप्शन सत्य है। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका नन ऑफ दिस हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार कौन सी भाषा भारत में सर्वाधिक रूप से बोली जाती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी भाषा है जो कि भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है? तो हिंदी भाषा है। कौन सा भाषा है? हिंदी भाषा जो है भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। क्लियर हो गया होगा। और साक्षरता दर जो है सर्वाधिक रूप से अगर पूछा जाएगा तो केरल का आता है, उसके बाद लक्षद्वीप का आता है, उसके बाद मिजोरम का आता है। इस तरह से ध्यान में रखिएगा। तो साक्षरता दर जो भारत का है वो क्या क्या है, केरल का है, लक्षद्वीप का है, मिजोरम का। 1 नंबर पर केरल, 2 नंबर पर लक्षद्वीप और तीसरे नंबर पर मिजोरम है। क्लियर? तो साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अव्वल जो है वो केरल है, उसके बाद लक्षद्वीप है, उसके बाद मिजोरम है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। 1951 ईस्वी 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ये 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व पूछ लिया है। तो उस समय जो था 117 प्रति वर्ग किलोमीटर था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 117 व्यक्ति जो थे प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते थे, जबकि अभी जो वर्तमान में जो भारत की जनसंख्या घनत्व है वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार दमन एवं दीव का लिंगानुपात कितना है? दमन एवं दीव का जो लिंगानुपात है वो 618 है। कितना? बहुत ही कम माना जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है पुडुचेरी का है
जबकि सबसे कम जो लिंगानुपात है वो 618 है, दमन द्वीप का है। क्लियर। तो 2011 जनगणना के अनुसार दमन द्वीप का लिंगानुपात कितना है, तो 618 है। क्लियर हो गया होगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात जो है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हो रहा है, तो पुदुचेरी का है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः किसके बीच वर्गीकृत किया जाता है। अर्थात कोई भी राष्ट्र है उसका जो कार्यशील आयु का व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, उसको किस बीच में रखा गया है। तो 15 से 59 वर्ष का जो व्यक्ति होता है, 15 से 59 वर्ष का जो व्यक्ति होता है वो कार्यशील व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित है। देखिए, मुस्लिम धर्म से संबंधित बात पूछ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 में भारत की जनसंख्या के कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित है, तो 14.2% जो है मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं। भारत में जो मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं कितने प्रतिशत करते हैं, तो 14.2% लोग जो है मुस्लिम धर्म को मानते हैं। तो क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 ग्राम जब ग्लूकोज को हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण ऑक्सीकरण करेंगे, पूर्ण दहन करेंगे, तो उसमें से जो है कितना ऊर्जा मुक्त होगा, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सही है। एक एक करके कथन देखते हैं। पहला कथन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बिल्कुल सत्य है। सारनाथ में जो गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में होगा। बिल्कुल सत्य है। 2026 का जो बैडमिंटन चैंपियनशिप होगा, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, वो कहाँ होगा, भारत में होगा। ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, भारतीय रंगमंच में यवनिका प्रथा का शुभारंभ यूनानी ने किया था। यवनिका प्रथा का जो शुभारंभ किया गया था यूनानियों के द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल सत्य है। तो भारतीय रंगमंच में क्या क्या है, भारतीय रंगमंच में यवनिका, योग नहीं होगा, यवनिका प्रथा का शुभारंभ जो है यूनानियों ने किया था, यह बिल्कुल सत्य है। तो उपयुक्त में से तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में वसा का संश्लेषण किसमें होता है। तो वसा का जो संश्लेषण शरीर में होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल क्या है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है। तो ये चेदी वंश के थे। कलिंग नरेश खारवेल जो थे ये चेदी वंश से संबंधित थे, और हाथी गुफा जो अभिलेख था ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, हाथी गुफा अभिलेख। जबकि एरन अभिलेख जो थे ये भानुगुप्त से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वर्णन क्या है, बिहार का वर्णन कीकट एवं व्रत्य शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है। कीकट एवं व्रत्य शब्द का उल्लेख जो मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी वंश का संस्थापक कौन था। यामिनी वंश का संस्थापक कौन था,
तो अलप्तगीन थे। यामिनी वंश का जो संस्थापक था वो अलप्तगीन थे। मोहम्मद गौरी जो थे, मोहम्मद गौरी जो थे इसी नहीं, मोहम्मद गजनवी जो थे इसी यामिनी वंश से संबंधित था। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यामिनी वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? तो अलप्तगीन को माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो यामिनी वंश का जो संस्थापक था अलप्तगीन था, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब हुआ था? कब क्या था? तो प्रथम बार जो आक्रमण किया था कब क्या था? तो 1532 ईस्वी में क्या था? कब क्या था? 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि हुमायूं ने चुनार पर दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।